हेलो एवरीवन, आई एम इरशाद सर। एससीए फैमिली में आपका स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, हमने क्लास 10 साइंस 1 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है ग्रेविटेशन, और जिसका आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। बट मैं आप लोगों को बता दूँ, आज तक हमारे टोटल जो 4 लेक्चर हो चुके हैं, वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आज का आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो देखो, फिर हमने फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा ग्रेविटेशन का इंट्रोडक्शन वगैरह लिया था। सेकेंड लेक्चर की अगर बात की जाए तो सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में बताया था। थर्ड लेक्चर की अगर बात की जाए तो मैंने आपको केपलर्स लॉ बताए थे। और 4 नंबर के लेक्चर में हमने पढ़ा था न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आज का हमारा 5th लेक्चर है और इसमें हम न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को कंटिन्यू करेंगे। और हम क्या करेंगे, जो हमारा केपलर का थर्ड लॉ है वो कंप्लीट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन ने केपलर का थर्ड लॉ कंप्लीट करने के लिए कैसे हेल्प की, ये आज का लेक्चर का टारगेट है। तो आई होप सब बच्चे रेगुलर लेक्चर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, सर्कुलर मोशन में मैंने बताया था आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैंने बताया था आपको, जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में घूम रहा है। ऑब्जेक्ट जो है सर्कल में घूम रहा है, और इस सर्कल में जब वो घूम रहा है उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। उसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। तो इस मोशन को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जब हम इस सर्कल की बात करेंगे, इस सर्कल की रेडियस होती है r, और एक पार्टिकल है जो ऐसा घूम रहा है कंटिन्यूसली। ये पार्टिकल ऐसा घूम रहा है। तो जब ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो सेंटर की तरफ होती है। और मैंने आपको बताया था उसे हम कौन सा फोर्स कहते हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स। कौन सा फोर्स कहते हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स। तो यहाँ पे ये जो पार्टिकल घूम रहा है, इसके इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है मैंने आपको बताई थी, आपको क्या ड्रॉ करना पड़ता है? टेंजेंट। मैंने बताई थी आपको इस पॉइंट के ऊपर आपको क्या ड्रॉ करना है? टेंजेंट। तो ये हो गया उस पार्टिकल का वेलोसिटी, ये हो गई रेडियस। रेडियस में और वेलोसिटी में कितना एंगल होता है मैंने बताया था आपको? 90 डिग्री। मैं बार बार बता रहा हूँ, मैंने बताया था। तो आपको इसलिए पिछले कुछ लेक्चर आपको देखना है, नहीं तो आपको समझ में कुछ आने वाला नहीं है। तो यहाँ पे एक पार्टिकल घूम रहा है सर्कल में विथ कांस्टेंट स्पीड, जिसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा है। उसकी जो वेलोसिटी है, जिस पॉइंट पे आपको निकालनी है, वो टेंजेंट ड्रॉ करना है, मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी है। ओके। और दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो कितना है? 90 डिग्री का। तभी वो सर्कल आपका कहाँ घूमने वाला है? पार्टिकल सर्कल में घूमने वाला है। तो अब आपको क्या देखना है? देखो, अगर मैं इस पार्टिकल का स्पीड का फॉर्मूला लिखूँ तो हमको सबको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। पार्टिकल में जब पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है या फिर कैसे भी घूम रहा है, तो हम स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इस पार्टिकल की स्पीड को हमने बोला v। अब मान लो इस पार्टिकल का नाम a है और ये पूरा एक राउंड मार के आ गया, मतलब पार्टिकल कहाँ से कहाँ आया? a टू लेके a, मतलब 1 रोटेशन कंप्लीट किया इसने। कितना रोटेशन कंप्लीट किया? 1। एक सर्कल अगर ये चल रहा है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? तो सबको पता है एक सर्कल यानी कितना डिस्टेंस होता है? 2πr। कितना डिस्टेंस होता है? 2πr। और इसको एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा हम उसको बोलेंगे t। तो हमारे पास उस पार्टिकल की जो स्पीड है वो कितनी आ गई है? 2πr/t। अब मैंने आपको उस दिन बताया था सेंट्रीपेटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv²/r। फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग रेडियस डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज सेंट्रीपेटल फोर्स। तो आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है। तो आप मुझे बताओ, सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल टू, हम m/r को अलग लिखेंगे। अभी v का वैल्यू हमारे पास क्या है? 2πr/t, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी हम क्या करेंगे? स्क्वायर। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा FCP इक्वल टू m/r। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। पाई का स्क्वायर होता है पाई स्क्वायर, r का स्क्वायर होता है r स्क्वायर, और नीचे t का स्क्वायर होता है t स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? FCP इक्वल टू, मैं इस इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई करता हूँ और r से डिवाइड करता हूँ, या फिर ऐसा बोल सकता हूँ ऊपर भी r से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी r से मल्टीप्लाई करेंगे। तो m
नीचे r से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो r है और उसको r से मल्टीप्लाई करेंगे तो r का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर क्या है 4 पाई स्क्वायर, r स्क्वायर को अगर r से मल्टीप्लाई करूँगा तो r का क्यूब हो जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका t स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो एफ सी पी इक्वल टू ये 4 पाई स्क्वायर यम ऐसे लिखता हूँ और नीचे क्या है बोलो आर स्क्वायर, और इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। तो अब मैं बताऊँगा आपको, फोर्स के बारे में बता रहा हूँ, मतलब न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन चल रहा है। अब इसमें केपलर का कंसेप्ट यूज़ करके केपलर को कैसे हेल्प हुई मैं आपको प्रूफ करके देने वाला हूँ। तो अगर केपलर का आपको थर्ड लॉ याद है तो क्या था, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन डिस्टेंस का क्यूब, ये मैंने बताया है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनिटी निकल के इक्वल टू आता है और यहाँ पे क्या आ गया आर का क्यूब। आप मुझे बताओ टी स्क्वायर आर क्यूब अगर नीचे आ गया तो क्या बचा के। अब मुझे बताओ इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आर क्यूब को अगर ऊपर लिखता हूँ मैं और नीचे मैं लिखता हूँ टी स्क्वायर, ये ऊपर लिखा ये नीचे लिखा तो इसको लिखूँगा मैं 1/k। तो समझ में आया यहाँ से ये कैसा आया, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर क्या आ गया 1/k। मुझे बताओ एफ सी पी इक्वल टू क्या आया है 4 पाई स्क्वायर यम अपॉन आर स्क्वायर इंटू दिस इज इक्वल टू वॉट 1/k, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/k। सो एफ सी पी इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 4 पाई स्क्वायर m इंटू 1 m अपॉन k और ये r स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला आ गया फोर्स इक्वल टू, बताओ मुझे 4 पाई स्क्वायर m अपॉन k r स्क्वायर। तो बच्चों इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ अभी एफ सी पी, ये 4 पाई स्क्वायर m, देखो 4 पाई स्क्वायर m और अपॉन k, ये पूरी टर्म आपकी कांस्टेंट होती है। कैसी होती है कांस्टेंट, मतलब ये बदलने वाली नहीं। 4 नंबर कांस्टेंट, पाई की वैल्यू कांस्टेंट, पार्टिकल जो सर्कल में घूम रहा है उसका मास चेंज होने वाला है क्या, नहीं। और के तो वैसा भी क्या है वहाँ से लिया है हमने कांस्टेंट, तो ये सभी कांस्टेंट को मिला के एक बड़ा कांस्टेंट ले लिया हमने। तो अब यहाँ पे एफ सी पी इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ कांस्टेंट इसके और इसके जगह पे कांस्टेंट और नीचे क्या आया आर स्क्वायर। तो बच्चों जैसा प्रोपोर्शनलिटी को मैं इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकता हूँ, तो इक्वल टू कांस्टेंट को मैं लिख सकता हूँ प्रोपोर्शनलिटी, और ये आ गया 1/r स्क्वायर। तो यही हमारा टारगेट था। सेंट्रीपेटल फोर्स जो आ गया वो 1/r स्क्वायर को क्या आ गया इक्वल आ गया। तो अब ये सेंट्रीपेटल फोर्स के जगह पे आप कौन सा ही फोर्स कंसिडर करो। जब हम प्लैनेट की बात करते हैं जो दूसरे प्लैनेट के अराउंड में घूमता है, तो इनके बीच में जो फोर्स होता है वो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, और यही ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स का काम कर रहा है। और ये डिस्टेंस क्या है आपका आर स्क्वायर। तो ये जो फोर्स है 1/r स्क्वायर को कैसा आ गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। तो केपलर ने जो बताया, केपलर के हेल्प से न्यूटन ने यहाँ पे क्या प्रूफ किया, इन्वर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आप बोलेंगे यूनिवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, तो मैंने आपको वो भी चीज़ बताई है F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है जो कि डिस्टेंस के स्क्वायर को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने किन की हेल्प ली, केपलर्स के थर्ड लॉ की। तो केपलर्स के थर्ड लॉ को कंटिन्यू करते हुए न्यूटन ने अपने यूनिवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को क्या किया है प्रूफ किया है। तो इस तरह से आज का लेक्चर भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो बच्चों आज हमने 5th लेक्चर में ये चीज़ पढ़ी। 5 लेक्चर हमारे कंटिन्यूसली हो चुके हैं। अगर आपको इस चैप्टर में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इसके लिए आप अच्छी 200 पेज की नोटबुक करना है और सब लेक्चर देखते हुए उसमें लिखना है। जो बच्चे डेली लेक्चर देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, उनको अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। आप आपके क्लासेस में, स्कूल में जब भी एग्ज़ाम देंगे, मैं गारंटी देता हूँ अपना लेक्चर देखने के बाद आपको अच्छा ही पेपर जाने वाला है।
बात होती है तो सिर्फ थोड़ा सा मोटिवेशन की, तो मुझे जो मोटिवेशन मिलने वाला है वो आपके तरफ से। तो आपको टीचिंग कैसी लग रही है आप लोग मुझे मैसेज करके बताइए, कमेंट करके बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपना चैनल शेयर करना मत भूलिए। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ, बट आप लोग कंटिन्यूसली चैनल के ऊपर कनेक्टेड रहिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको भी अच्छे से समझ में आ गया है। सो तब तक के लिए अभी रुकते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।